नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त हो गया आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत का। जनमत एकमात्र ऐसा कार्यक्रम जहां पर हर खबर पर आप पोल के माध्यम से भाग लेते हैं, और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर। जहां पर आप ट्विटर में जाएंगे, आप एक्स पर जाएंगे, सुदर्शन न्यूज को फॉलो करें। हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हर खबर पर हम एक पोल देते हैं, एक वोट परसेंटेज देते हैं। जो आपका प्रतिशत होता है वही आपको हम जनमत में दिखाते हैं। हर खबर पर आपकी राय महत्वपूर्ण है, और आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर भी जल्दी से फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालेंगे। कौन से वो मुद्दे हैं जो आपके लिए लेकर आए। चलिए, कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर ये फ्लोर ग्राफिक्स भी आ गए। लीजिए, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आखिर बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना पड़ा तो क्यों कहना पड़ा, और क्या कह दिया, और इसके बाद राजनीति हो रही है तो कैसे राजनीति हो रही है, उसका विश्लेषण करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको आपके फेवरेट कार्यक्रम जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में। टीएमसी की गुंडागर्दी देखिए। एक बेटी का बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, और उसके बाद जो कुछ होता है वो केवल दुखी ही करता है। हम ये कहते हैं कहीं पर भी बलात्कार हो, वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक व्यक्ति को बचाने में लग जाए, ऐसा प्रतीत हो, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आ जाए, तो मामले में बहुत कुछ गड़बड़ी है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या कुछ कह दिया, गुंडागर्दी इस नेता की क्या है, वो आपको हम बताएंगे। फिर हिंदू विरोधी एजेंडा IT 814 हाईजैक जो हुआ था, उस पर एक जो मूवी बनाते हैं, ये जो आप सोचिए नेटफ्लिक्स पर जो लॉन्च करते हैं अपनी मूवीज को, ये लोग क्यों केवल हिंदू विरोधी सोच रखते हैं, एक एजेंडे के तौर पर क्यों काम करते हैं। पुरानी सोच कब तक ये घिसी पिटी चली आएगी, और इनको आईना अब हिंदू दिखाना शुरू कर चुके हैं। इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट, पहली बार इतने बड़े लेवल पर पैसे नहीं है देने के लिए। किनको, कैसे, कब, कहां, जानना है तो जनमत देखिए। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में तो बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, और बात करेंगे रेप विरोधी बिल जो है पश्चिम बंगाल में पास हो गया है। इतना जो हल्ला हुआ, इतना जो विरोध हुआ, इतनी जो किरकिरी हुई, ममता बनर्जी अब बहुत एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल सरकार एक्टिव है और बिल को ले आई। बिल की हम तारीफ करते हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। सुदर्शन न्यूज हर बेटी का मुद्दा उठाकर लाता है, चाहे वो कहीं की भी खबर हो। कोई खबर हम नहीं छोड़ते। बहन बेटियों की इज्जत से जुड़ी हर खबर आपको दिखाते हैं, और इस मामले में भी आपको बताएंगे। चलिए, खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण एशियाई देश ब्रुनेई की यात्रा पर हैं। यह दौरा ऐसे समय पर है जब भारत और ब्रुनेई दोनों अपने कूटनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ब्रुनेई उन देशों में शामिल हैं जहां भारतीय इतिहास रच रहे हैं। वैसे तो भारतीय दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, इतिहास रच रहे हैं। यहां ज्यादातर भारतीय आपको बताएं मेडिकल, टीचिंग और एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये तो देखिए, और ये 3 विंडोज, ये 3 तस्वीरें आपके लिए हमने बनाई हैं। ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर आप देखिए, स्वागत हुआ उनका कैसे भव्य तरीके से। फिर पीएम मोदी का स्वागत वहां भारतीयों के द्वारा किस तरीके से किया गया, ढोल नगाड़ों के द्वारा वहां पर किया गया, ढोल बजाए गए, और हमारे पंजाबी भाई बहन भी वहां पर रहते हैं, उनके द्वारा देखिए किस तरीके से ढोल की ताल पर उनका स्वागत किया गया पीएम मोदी का। ये पीएम मोदी का डंका बजता है, सिक्का चलता है, कहां कहां नहीं। और ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत की तस्वीरें देखिए। फिर पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित किए, इंडियन डायस्पोरा से मुलाकात की, जो वहां पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और ये भारतीय मेडिकल, टीचिंग, एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यहां लगभग 14,500 भारतीय काम करते हैं। टीचर्स हैं इनमें, डॉक्टर्स हैं इनमें। ज्यादातर संख्या टीचर्स और डॉक्टर्स की बताई जाती है। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। ब्रुनेई में रह रहे भारतीय पीएम मोदी के स्वागत और उनसे मिलने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे, और उसी की तस्वीरें हमने आपको जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये केवल पीएम मोदी की धाक नहीं है, केवल उनका स्वागत नहीं है, ये एक भारतीय का स्वागत है ब्रुनेई में। ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति की तस्वीर है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाएंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ खास है। चलिए चलते हैं बड़ी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ब्रुनेई दौरा क्यों है खास, खास क्या है। सेमीकंडक्टर सहयोग, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, और टेक्नोलॉजी में भारत को कोई पीछे नहीं कर सकता। और ब्रुनेई दौरे में और क्या खास है,
भारत ने ब्रुनेई के आप बोलिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश कर रखा है। भारतीय निवेश ब्रुनेई में फायदा ब्रुनेई को भी होगा तो भारत को भी होगा। इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा दान नहीं कर दिया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए निवेश को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। जो निवेश है जितना बढ़ता है, जितना इंटर कंट्री अगर निवेश बढ़ता है तो दोनों देशों को फायदा होता है। और भारत में ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन का आयात होता है। भारत में जो ब्रुनेई से आता है हाइड्रोकार्बन, उसका आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। फिलहाल भारत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रहा है, नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रहा है। तो ब्रुनेई की दोस्ती पीएम मोदी का जाना क्यों महत्वपूर्ण है? पीएम मोदी सुल्तान हसनल बोल्किया के साथ म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। ये चर्चा होंगी, हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और इससे चीन को बहुत परेशानी होगी। पहले बता दूं, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर चर्चा होगी। सेमीकंडक्टर, इस मामले को आप समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी समझाया कि ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन हर खबर पर आप देखिए पोल है। पोल में अगर आपने अभी भी भाग नहीं लिया है तो ट्विटर को भी साथ में खोलिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बने भी रहिए और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज को फॉलो नहीं किया फॉलो करें और जाएं, हैशटैग जनमत टाइप करेंगे, सीधा वहां पहुंच जाएंगे और पोल पे आप अपना यस या नो, हाँ या ना में जवाब देंगे तो आप लाइव मेरे साथ बात करेंगे। किसी और शो में ऐसा नहीं होता, केवल जनमत में होता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल की। कोलकाता रेप मर्डर ने बंगाल की बुनियाद को ही तहस नहस कर दिया है। पूरा देश सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल यानी वेस्ट बंगाल एंटी रेप बिल पास हो गया है। ममता सरकार ने अपराजिता विधेयक को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद विधानसभा में पेश किया था। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। बिल पेश होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम चाहते हैं कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो। इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए, हम परिणाम मांगते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हम भी चाहते तो हम भी यही हैं कि परिणाम मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है। शुभेंदु अधिकारी ये भी कह रहे हैं, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। तो इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं होती, पक्ष विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम मुख्यमंत्री के बयान को आज आराम से सुनेंगे, वे जो चाहे कह सकती हैं और हैं, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको ये तो दिखाया, ग्राफिक्स के माध्यम से इस बिल के क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं वो भी आपको बड़ी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक है इंडस्ट्री में, वो दिखाएंगे। एंटी रेप बिल के प्रावधान, रेप और हत्या करने वाले अपराधी के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। फांसी तक जो है मैक्सिमम पनिशमेंट। और क्या है, चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजाए मौत का प्रावधान है। 36 दिनों के अंदर मौत का प्रावधान है और इसमें काफी जटिलताएं तो होंगी। 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। ये देखिए, आप जब सड़कों पर उतरते हैं ना, विरोध करते हैं, तो ये असर दिखता है। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, कैसे बिल को पास करना पड़ा। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। तो सोचिए, डॉक्टर बिटिया के साथ जो जो हुआ, कितने लोगों को पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा है, पश्चिम बंगाल सरकार करे, हम तो साथ देंगे। हर जिले के भीतर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान। एक बेटी ने अपनी जान दी तो हजारों बेटियों की जान बच सकती है, क्योंकि आपने विरोध किया, आपने अपनी हक की आवाज उठाई। केवल मीडिया का दायित्व नहीं, आपका भी है। इसलिए ग्राफिक ध्यान से देखिए। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में यह टास्क फोर्स एक्शन लेगी। इसकी जिम्मेदारी है, भाई आपको एक ड्यूटी असाइन कर दी है, ये आपका काम है, आपको करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं वर्क को असाइन करना। एसिड अटैक के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जो तेजाब डाल देते हैं ना, उनको आजीवन जेल में बंद रखने का प्रावधान एंटी रेप बिल के प्रावधान में है। पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि कैसे उस बिटिया का नाम हर जगह सामने आ गया, उसकी तस्वीर सामने आ गई, कैसे? तो ये कभी भी नहीं करना है। किसी भी रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने का जो अनुमति, उसकी अनुमति कभी भी नहीं दी जाती। तो ऐसा कुछ इस मामले में हुआ तो कैसे हुआ? तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तौर पर भी इसको समझिए, जरूरी था। विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रावधानों में संशोधन शामिल है। कानून तो होते ही हैं, लेकिन उसमें जब अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, तो उनको, कानूनों को और प्रभावी बनाया जाता है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक की जो बात कही जाती थी, वही इस बिल में आपको नजर आ रहा है। अपराजिता बिल पर क्या बोली है ममता? ये एक ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक बिल बता रही है ममता बनर्जी। जो उन्होंने बताया वो आपको दिखा रहे हैं।
कुछ भी इसमें हमने ऐड नहीं किया। दोषियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा हो, ये ममता बनर्जी अब चाह रही हैं, पूरा देश तो चाहता ही है। मैं पीड़िता के परिवार के साथ हूं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। ये बिल के बारे में और बिल से जुड़े हाइलाइट्स आपको बता रहे हैं। हमारी लड़ाई महिला सुरक्षा के लिए है, ममता बनर्जी ने भी कह दिया। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। अब जवाबदेही तो तय होनी ही थी, अब हो भी रही है। आंदोलन कर रहे लोगों का अभिवादन करते हैं। देखिए, तभी तो हम कहते हैं आंदोलन करना भी जरूरी है। हमने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ा, तो ये पीठ थपथपाती हुई अपनी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार खुद की पीठ थपथपाती हुई। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, यहां पर भी क्रेडिट लिया गया। कोलकाता केस में सीबीआई न्याय दिलाए, अब सीबीआई पर जिम्मेदारी डाल दी कि आप न्याय दिलाएंगे, इस कानून को लागू कराएंगे, ये भी कह दिया। पास तो करा दिया, अब इसको लागू कराएंगे, सारी बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। बलात्कार राष्ट्रीय शर्म है, बिल्कुल है, इस पर कोई दो राय नहीं है, कोई असहमति नहीं है। असम में बच्ची के साथ सामूहिक रेप हुआ। अब इसे कहते हैं राजनीति कि भाई दूसरे क्षेत्र में क्या हुआ, राज्य में क्या हुआ। केंद्र की रिपोर्ट में कोलकाता सुरक्षित है, तो ये बॉल डाल दी इन्होंने केंद्र की तरफ कि भाई आप हमें जवाब दीजिए। तो ये बड़ी स्क्रीन पर हमने आपको ग्राफिक्स तो दिखाए, हर खबर पर हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाया है, और हर खबर पर आपको हम पोल भी देते हैं। पोल में आप जाते हैं, भाग लेते हैं, आप अपनी राय देते हैं। और यहां पर हमने ये पूछा, सिर्फ कानून बनाने से महिला सुरक्षित हो जाएगी क्या? क्या इतने तक काम खत्म हो जाता है? कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, और अभी जो जोर आजमाइश हो रही है, जो कानून आ रहे हैं, क्या इसमें भी राजनीति है? हमने सीधा सवाल पूछा, सिर्फ कानून बनाने से महिला सुरक्षित हो जाएगी? तो 97% लोगों ने, काफी बड़े प्रतिशत लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर सियासी बवाल मचा है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ममता बनर्जी भी बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं समेत सीएम ममता बनर्जी पर भी प्रदर्शनकारियों और डॉक्टरों को धमकाने के आरोप लगे हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों को धमकी दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ममता सरकार ने पार्टी नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें 1 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो में आतिश सरकार एक राजनीतिक बैठक को संबोधित करते हुए प्रदर्शनकारियों को धमकी देते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि अगर ममता दीदी को टारगेट करोगे तो तुम लोगों के परिवार की महिलाओं के अश्लील फोटो तुम्हारे ही घर के बाहर लगा देंगे, ऐसी धमकी देंगे, ओपन प्लेटफॉर्म पर पकड़े तो जाएंगे। अभी हम कहते हैं निलंबन क्यों, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे गुंडे पर। ऐसे में सवाल यह कि आखिर टीएमसी की गुंडागर्दी कब खत्म होगी, कब रोक लगेगी? एक बिटिया का रेप होता है, हत्या होती है, प्रदर्शन होता है, तो ये व्यक्ति ऐसे बोलेगा, ये गुंडा ऐसा बोलेगा क्या? क्या कुछ कहा, हमारी रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर सियासी बवाल और प्रदर्शन दोनों थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टरों के प्रदर्शन के चलते टीएमसी के कई नेताओं पर लगातार उन्हें डॉक्टरों और प्रदर्शनकारियों को धमकाने के आरोप भी लगे हैं। इसी बीच टीएमसी की तानाशाही और कुरूप मानसिकता के साथ गुंडागर्दी का एक और नमूना सामने आया है। इन नेताजी को देखिए, इनका नाम आतिश सरकार है। टीएमसी ने इसे 1 साल के लिए निलंबित किया है, पर क्यों? चलिए आपको बताते हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जनता में आक्रोश है, और ये इसी के चलते ममता दीदी के बचाव में सामने आए और ऐसा कुछ कह गए जिससे खुद इनकी ही भद्द पिट गई। इनका कहना है कि तुम लोग जो दीदी को गाली दे रहे हो, उनका चरित्र हनन करने में लगे हो। अगर हम तुम्हारी माँ और बहनों के अश्लील पोस्टर बनाकर उन्हें दीवारों पर लगा दे तो तुम उसे हटा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी माँ बहनों की एडिटेड फोटो तुम्हारे दरवाजों पर टांगूंगा, तब तुम घर से बाहर तक नहीं निकल पाओगे। संभल जाओ। टीएमसी के लोग सड़कों पर आ गए। अगर हमने हर इलाके में घूमना शुरू कर दिया तो क्या तुम अपने घरों से निकल पाओगे? वहीं दूसरी तरफ ममता की एक और बड़बोली नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जिसमें वो मंच से खुलकर डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मांगने वाले डॉक्टरों को धमकाते हुए कह रही हैं कि तुम तो कसाई जैसा काम कर रहे हो। हालांकि ममता सरकार ने पार्टी नेता और पूर्व पार्षद आतिश सरकार पर बड़ा एक्शन लिया, उन्हें 1 साल के लिए तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया। खैर, ऐसे माहौल में निलंबन तो स्वाभाविक है ही, पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर बिटिया के माँ बाप की आंखों में सूखे हुए आंसुओं पर भी टीएमसी के गुंडे जो अपने आप को नेता कहते हैं, उन्हें तरस नहीं आया? क्या बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर स्थिति इतनी भयावह है कि एक पार्षद तक ऐसी भद्दी टिप्पणी कर देता है? ऐसे में हैवानियत का अड्डा बनता जा रहा बंगाल आखिर कब अपनी पुरानी सांस्कृतिक दृढ़ता को अपनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखिए, एक तरफ माँ बाप के आंसू भी नहीं सूखे, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन ये गुंडागर्दी खत्म नहीं होती, ये धमकी खत्म नहीं होती। हमने आपसे सवाल पूछ लिया कि हम कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि केवल मीडिया टीएमसी को घेर रहा है, कोलकाता पर सवाल उठा रहा है। हमने आपसे जनता से सवाल पूछा, क्या टीएमसी की तानाशाही कभी खत्म होगी? ये देखिए, जनता भी कंफ्यूज्ड है। हाँ बोल रहे हैं 55%, ना बोलने वाले भी 45% हैं। लगभग 50-50 का आंकड़ा है। आधे लोग कहते हैं खत्म हो जाएगी, आधे लोग कहते हैं नहीं। जैसा आपने वोट किया वैसा ही हमने आपको दिखाया, और ये देखिए, आंकड़े डरा देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई नई वेब सीरीज IC-814 की। किस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू आतंकवाद का जो टर्म बना रखा है ना कुछ सेक्युलरवादियों ने, आतंकवादियों ने, हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर दी है। ये षड्यंत्र हमेशा से करते हैं। सुदर्शन न्यूज हमेशा इनको आईना दिखा देता है। जिस तरीके से 26/11 के मुंबई अटैक के जरिए भगवा आतंक के नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश हुई थी आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान द्वारा, जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को हिंदू आतंक का चेहरा बनाने की सरकारी कोशिश की गई, इस वेब सीरीज के जरिए भी वही सब दोहराने की साजिश हो रही है। कहने को तो ये सीरीज कांधार विमान अपहरण कांड के मुख्य चश्मदीद विमान के पायलट देवी शरण की किताब पर आधारित है, और आतंकियों के कोड नेम भोला और शंकर जिस पर विवाद हो रहा है, वे सच में आतंकियों के कोड नेम थे। आतंकी जहूर मिस्त्री को भोला और आतंकी शकीर को शंकर के कोड नेम से आतंकी पुकारते थे। कंधार विमान अपहरण कांड में इन दो के अलावा इब्राहिम शाहिद अख्तर और शमी अहमद था, जिसे चीफ, डॉक्टर और बर्गर के कोड नेम से आतंकी पुकार रहे थे। किसी का भी कोड नेम डेविड अब्दुल अली या मोहम्मद नहीं रखा गया। आतंकियों ने जिस मंशा से कोड नेम हिंदू नाम से रखा, उसी आतंकी मंशा से नेटफ्लिक्स और अनुभव सिन्हा ने भी इस वेब सीरीज को बनाया है। उनकी मंशा सच पर पर्दा डालने, इतिहास को बुलडोजर पर, सोचिए, इतिहास को बुलडोजर से कुचल देने की और आने वाली पीढ़ी के दिमाग में हिंदू और भगवा आतंक के नैरेटिव को गढ़ने की है। यही आतंकी सोच मुंबई हमले के पाकिस्तानी ऑपरेटरों की भी थी, तभी तो इस हमले के सभी आतंकी के हिंदू पहचान वाले पहचान पत्र बनवाए गए थे। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब के हाथ में कलावा था और हिंदू नाम का आधार कार्ड बनाया गया था। ये नैरेटिव खतरनाक है, हिंदुस्तान को तोड़ने और गजवाए हिंद की स्थापना के लिए रचा और गढ़ा गया है। इसे तोड़ना जरूरी है। इसका सच हमारी युवा पीढ़ी को जानना भी जरूरी है, और इसलिए हम इसे आपको बता रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं आपके लिए। मुंबई हमले के मुस्लिम आतंकी हमले को हिंदू टेरर अटैक साबित करने में तत्कालीन यूपीए सरकार की गृहमंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी थी। आज IC-814 वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकियों के हिंदू कोड नेम को प्रचारित कर वामपंथी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा की मंशा सामने आ गई है, जिस मंशा से कंधार विमान अपहरणकर्ताओं और उनके आकाओं ने अपनी खूंखार अपहरणकर्ता आतंकियों के जो कोड नेम है उनको भोला और शंकर रखा। उसी मंशा से आज 25 साल बाद अनुभव सिन्हा वेब सीरीज बना रहे हैं। युवाओं के दिमाग में यह ठूंसने का प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट, ताकि इसको आप और बेहतर से समझ सकेंगे। बॉलीवुड के वामपंथी इकोसिस्टम का नया हिंदू विरोधी कारनामा। कसाब के बाद कांधार हाईजैकर्स को हिंदू बताने का रचा ड्रामा। जिहादी आतंकवादियों के मानवीकरण का नेटफ्लिक्स ने रचा षड्यंत्र। क्या बॉलीवुड में अब भी एक्टिव है दाऊद गैंग का तंत्र? 24 दिसंबर 1999 को हुए कंधार हाईजैक में जिन जिहादियों ने रूपिन कटियाल नामक एक हिंदू युवक को चाकू घोंप कर बेरहमी से मार डाला,
आज उन्हीं जिहादी आतंकवादियों के मानवीकरण के कुंठित प्रयास के साथ नेटफ्लिक्स IC 814 द कंधार हाईजैक नामक एक जिहादी वेब शो लेकर आया, जिसमें हिंदू यात्रियों को जबरदस्ती कलमा पढ़ाने वाले और पूरे 7 दिनों तक सैकड़ों बंधुकों की आंखों को पट्टी बांधने वाले उन आतंकियों ने मानवीय स्वरूप को पेश करने का प्रयास किया गया। यही नहीं, इस शो के निर्देशक और अपने वामपंथी विचारों के लिए प्रसिद्ध अनुभव सिन्हा तो ये तक दावा कर चुके हैं कि उन आतंकवादियों ने हाईजैक के समय यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेली और एक दूसरे के साथ फोन नंबर भी एक्सचेंज किए। लेकिन मुल्क, आर्टिकल 15 और भीड़ जैसी प्रोपेगेंडा फिल्में बना चुके अनुभव सिन्हा के इस शो ने हद तब पार कर दी जब जहूर मिस्त्री, शाकिर शाहिद और इब्राहिम अख्तर नामक जिहादी आतंकवादियों को भोला और शंकर नामक हिंदू नामों से दर्शाया गया, जिस पर बीते सोमवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किया। वहीं इस जिहादी जहर के खिलाफ हिंदू सेना नामक एक संगठन ने इस वेब सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यही नहीं, ये हिंदू विरोधी वेब सीरीज जिस फ्लाइट इनटू फियर नामक पुस्तक पर आधारित है, उस पुस्तक के लेखक और उस विमान के कप्तान रहे देवी शरण स्वयं इस सीरीज में दिखाए गए तथ्यों को झुठला चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आज भी बॉलीवुड में दाऊद एंड कंपनी का पैसा लगा है, जिसके डर से बॉलीवुड आतंकवादियों की छवि सुधार आंदोलन चला रहा है। और आखिर कब तक वामपंथी नेटफ्लिक्स हिंदुस्तान में हिंदू युवाओं के दिमाग में ऐसा धीमा जहर घोलते हुए वास्तविकता को बुलडोज करने की कुंठित प्रयास करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, ये जो सोच है ना, इसी का पर्दाफाश हम हर रोज करते हैं, आपके सामने लाते हैं। ये बुद्धिजीवी होते हैं, ये बुद्धि के साथ आतंकवाद करते हैं। बौद्धिक आतंकवाद मेरा टर्म है, आप इसको लिख लीजिए। ये लोग इसको करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, फिर हिंदुओं के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं और दिखाते हैं कि भाई हिंदू गलत हैं, ये मुसलमान गलत नहीं है, ये जो आतंकवादी हैं ये गलत नहीं है। इनके नाम देखिए भोला है, शंकर हैं, और अपने उदाहरण ये जरूर दे देते हैं। चलिए, ये तो हमारी बात रही। अब आप पे जो आपको हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोल के माध्यम से प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें। हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा सेट करने की कोशिश है, हाँ या ना? आप बताइए, हम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे। 94% 94% कह रहे हैं हाँ, 6% कहते हैं ना। तो देखिए, सत्य को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी आपको परोस दिया जाए, चुपचाप उसको स्वीकार मत कर लीजिए, विरोध कीजिए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए। केवल सुदर्शन न्यूज की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे। सारी खबरें आपको बतानी है, महत्वपूर्ण है। बात अब बुलडोजर की, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे की सराहना की है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसमें सरकार ने कहा कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ध्वस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं, यानी कि इस मामले पर अब दिशा निर्देश जो आने वाले हैं वो योगी जी के मॉडल से मिलते जुलते होंगे। चलिए, योगी जी का मॉडल हर जगह कामयाबी क्यों हो रहा है, सत्य ही क्यों हो रहा है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा। जिस बुलडोजर के डर से कांपते हैं आरोपी, जिस बुलडोजर कार्रवाई से यूपी हुआ अपराध मुक्त, जिस बुलडोजर के खौफ से खत्म हुआ माफियाओं का आतंक, उस बुलडोजर के पक्ष में खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई मामले की सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि अंचल संपत्तियों को सिर्फ कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के ही अनुसार ध्वस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामे में अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। साथ ही कहा कि हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इससे याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में आए पक्षकारों के वकील अपने अपने सुझाव दें, ताकि न्यायालय उचित दिशा निर्देश तैयार कर सके। ये दिशा निर्देश अखिल भारतीय स्तर पर लागू होंगे। साथ ही कोर्ट ने कुछ बातों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से एक्शन हुआ है। दरअसल देश के कई राज्यों में प्रशासन द्वारा बुलडोजर से इमारतों को ढहाने के कई मामले सामने आए थे,
जिसमें दिल्ली के जहांगीरपुरी में साल 2022 के अप्रैल महीने में तोड़फोड़ की कार्रवाई की योजना के समय कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण के चलते इलाके के कई घरों को अवैध निर्माण का नोटिस भेजा था और बुलडोजर कार्रवाई शुरू करने की बात कही थी। इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ये घोषित करने की मांग की थी कि अधिकारी दंड के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सोमवार की कार्यवाही पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपना मत रखते हुए कहा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बुलडोजर से यूपी में दंगई, बलवाई, बाहुबली थे, उनमें दहशत और भय का माहौल पैदा हुआ है और समाज में भरोसे का माहौल पैदा हुआ है। आज जो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने है, उसका कारण बुलडोजर ही है कि अब तक यहाँ से गुंडों, बदमाशों, माफियाओं का दबदबा खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर हमने आपको दिखाई, केवल खबर नहीं दिखाएंगे, आपको पोल भी बताएंगे। जो पोल आपको हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर कहते हैं, वहां पर दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को धर्म की राजनीति से जोड़ना सही है? हाँ बोलने वाले केवल 40% हैं, ना बोलने वाले 60% हैं। तो मिला जुला रिएक्शन यहां पर भी आ गया है और आपका जो रिएक्शन है, जो मत है, उतना ही प्रतिशत जितना जैसा था वही आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, ओवैसी की और इससे जुड़े मुद्दे की। वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्ति और मनमानी को नियंत्रित करने वाली कानून को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काने की कोशिश की है। हर बार ये भड़काता है। ओवैसी ने पीएम मोदी को घेरते हुए संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन का ऐलान करने की बात कही। भड़काते हुए उसने कहा, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। साथ ही ओवैसी ने वक्फ बचाने के लिए आंदोलन की बात कह डाली है। बता दें कि वक्फ बिल संशोधन के लिए संसद की संयुक्त समिति अब तक 2 बैठक कर चुकी है। चलिए देखिए वक्फ पर ओवैसी का भड़काऊ प्लान क्या है। साथ ही ओवैसी ने वक्फ बचाने के लिए आंदोलन की बात कही। अज़ीज़ान मिल्लत, ये जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि पूरे मुल्क में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया, उसकी हम तमाम को मुखालिफत के लिए और उस वक्फ बिल में जो कानून बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि पूरे मुल्क में इस तरह के इस बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। अवाम में एक शऊर को बेदार किया जाएगा और अवाम को बताया जाएगा कि कैसे ये जो बिल मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आजादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। बता दें कि ओवैसी तेलंगाना के महबूब नगर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, वक्फ का मसला देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस का नहीं है, बल्कि पूरे मुसलमानों का मसला है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वक्फ निकलेगा तो कौन से कानून के तहत मेरी जायदाद की हिफाजत मिलेगी। बता दें कि वक्फ बिल संशोधन के लिए संसद की संयुक्त समिति अब तक 2 बैठक कर चुकी है। बैठक के दौरान कई सदस्यों ने कई प्रावधानों का जोरदार विरोध किया। जेपीसी की अध्यक्षता बीजेपी के जगदम्बिका पाल कर रहे हैं। बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना गया। लेकिन ओवैसी को आपत्ति है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को मेंबर क्यों बनाना चाहते हैं।
ओवैसी के बयान पर दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कौसर जहां ने कहा कि ओवैसी को संविधान में कोई विश्वास नहीं, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी में बिल्कुल खुलकर चर्चा हो रही है और सभी जेपीसी के सदस्य हों, चाहे सारे भागीदारी पक्ष हों, आम जनता हो, सभी के सुझाव मांगे जा रहे हैं और सबको साथ लेकर ही ये चर्चा की जा रही है और बिल्कुल टाइम बाउंड चर्चा होगी। और ओवैसी साहब के विषय में तो मैं क्या कहूँ, वो खुद ही इस जेपीसी कमेटी के मेंबर हैं और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? इसका क्या मतलब है? और दूसरी बात ये कि जो विपक्षी दल हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ केवल विरोध के लिए और विरोध की राजनीति के लिए इसका विरोध। तेलंगाना और कर्नाटक सरकार प्रस्ताव पास कर वक्फ बिल का विरोध कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। चलिए देखिए, हम तो कहते हैं कि वक्फ को हटा ही देना चाहिए। क्या परेशानी है कि वक्फ को अब तक रखा हुआ है? क्या फायदा है इसमें? कह दिया ये जमीन हमारी है तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना है, वक्फ को प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ कहां पर करना है? जाकर वक्फ बोर्ड के सामने। इतनी मनमानी वक्फ की चल रही थी, अब नकेल कसी जा रही। हम तो कहते हैं हटाइए वक्फ बोर्ड को। फिर भी हमने सवाल आपसे भी एक पूछ लिया पोल के माध्यम से, क्या मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहा है ओवैसी, जो कहता है कि भाई विरोध करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया? ये प्रश्न हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर खबर की तरह आपसे जो पूछा, हमने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या वाकई भड़काया जा रहा है ओवैसी के द्वारा, तो आपका उत्तर क्या आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। मुस्लिम को भड़का रहा है ओवैसी। 95% इस बात से सहमत हैं। ओवैसी, इस चैनल को देखते हो तो समझ जाओ और बंद कर दो भड़काना मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खास तौर पर और देश के खिलाफ खास तौर पर, और वक्फ को हटा देना चाहिए। बार बार ये बात कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, हटाओ वक्फ को। चलिए बड़े मुद्दे आपके लिए उठाए, एक और बड़ा मुद्दा आपके लिए लाए हैं। बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। राज्य के इतिहास में पहली बार, जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की पहली तारीख को नहीं मिला है। आर्थिक संकट पर राजनीति भी तेज है। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश का आर्थिक संकट राहुल गांधी की खटाखट नीति के कारण है। राहुल गांधी कहते थे ना, हमें वोट देंगे तो खटाखट अकाउंट में पैसे आएंगे, उसी पर तंज कसते हुए भाजपा ने कहा यह राहुल गांधी की खटाखट नीति के कारण हुआ है। प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। अपने विधायक को सैलरी छोड़ने की सलाह देने वाली सुक्खू सरकार अब प्रदेश में आर्थिक संकट न होने की बात कर रहे हैं। देखिए, आर्थिक संकट के बीच प्रदेश में राजनीति की कोई कमी नहीं दिख रही है। कैसे, दिखाते हैं आप। करना होगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने वेतन देने के लिए राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इसी तरह पेंशन देने के लिए हर महीने 800 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होती है। कुल मिलाकर यह खर्च 2000 करोड़ रुपए बनता है। फिलहाल राज्य सरकार की ओर से वेतन 5 तारीख के बाद ही दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सुक्खू सरकार ने अपने मंत्री और विधायक से 2 महीने की वेतन छोड़ने की बात कही थी। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है, लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। जिसके बाद बीजेपी हिमाचल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने आर्थिक संकट को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां वहां लूट और कंगाली ले आती है। राहुल गांधी कहते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे, वो तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फटाफट दिवाला जरूर निकल गया। सरकारें भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बलात्कार करने वालों की आका बन चुकी हैं। कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां वहां लूट और कंगाली ले आती है। इसका उदाहरण, इसको प्रमाणित करने का काम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने किया है। कल ही आप लोगों को ध्यान होगा
कि हिमाचल प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक दिवालियेपन का इजहार किया है। श्रीमान राहुल गांधी कहा करते थे कि लोगों के खाते में खटाखट पैसे आएंगे। खटाखट पैसे तो नहीं आए, फटाफट जो है दिवाला जरूर पिट गया। वित्तीय संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन के कारण परेशानी हुई है। हिमाचल में बनी वित्तीय संकट से कर्मचारियों को वेतन मिले या न मिले, लेकिन राजनीति खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हिमाचल प्रदेश की बात की, अब ओलंपिक्स की बात करते हैं। बहुत तो एक ही दिन में 8 मेडल मिले हैं। पैरा बैडमिंटन में कुमार नितेश और जैवलिन में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल भाई साहब अपने नाम कर लिया है। बता दें कि सुमित ने दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वह टोक्यो पैरालंपिक में भी नंबर 1 रहे थे। इसी के साथ भारत अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर अग्रसर है। भारत अब तक 15 मेडल के साथ 15वें स्थान पर है। 3 साल पहले टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। हरियाणा के 29 साल के नितेश ने अपने मजबूत डिफेंस और सही शॉट चयन की मदद से टोक्यो पैरालंपिक के सिल्वर मेडल विजेता बेथिल को 1 घंटे और 20 मिनट चले मुकाबले में हरा डाला। तो वहीं सुमित ने F64 जैवलिन में 70.59 मीटर के रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीत लिया है। सोनीपत के 26 वर्ष के विश्व रिकॉर्डधारी सुमित ने अपना ही 68.55 मीटर का पैरालंपिक रिकॉर्ड बेहतर किया, इंप्रूव किया, तोड़ दिया, जो उन्होंने 3 साल पहले टोक्यो में बनाया था। तो शाबाशी देते हैं हमारे पैरालंपिक्स में जीत रहे भाइयों को, हमारे खिलाड़ियों को, और हौसला अफजाई तो हम कर ही रहे हैं। और सुमित को बधाई, साथ ही साथ सभी उन खिलाड़ियों को बधाई जो हमारे लिए, देश के लिए मेडल लेकर आते हैं। और कोई बहाना नहीं है भाई साहब, कोई बहाना नहीं है। जीवन के हालात को लेकर, जो भी स्थिति है उसको लेकर मेडल लाना है तो मेडल लाना है, और मेडल ला रहे हैं। तो देखिए, हमें भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेडल लाने की जिम्मेदारी केवल इनकी ही नहीं है, हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करना है, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ये हमारी भी सोच होनी चाहिए। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, और कैसे बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एनडीआरएफ की टीम, भारतीय नौसेना की टीम आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। नौसेना के मुताबिक यहां एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। नौसेना की मदद से विभिन्न इलाकों में फंसे हुए करीब 25 लोगों को बचाया गया है। ये देश की तस्वीरें हैं जो आपके लिए देखनी जरूरी है। देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके लिए केवल सुदर्शन न्यूज पर। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान की गोताखोरी टीमों की तोप जो है उनकी तैनाती कर दी गई है, उनको तैनात किया गया है। ये टीमें मानवीय सहायता और आपदा राहत का कार्य कर रही हैं। नौसेना के मुताबिक प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए कुल 4 हेलीकॉप्टर्स और 1 डॉर्नियर विमान तैनात किया गया है। नौसेना ने यहां 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और 2 चेतक हेलीकॉप्टर्स तैनात किए हैं। नौसेना के मुताबिक जहां फंसे हुए लोगों को खतरनाक स्थिति से बाहर निकाला गया है, वहीं अत्यधिक पानी बढ़ जाने के कारण फंसे हुए व्यक्तियों के लिए 1000 किलोग्राम से अधिक भोजन हवाई मार्ग से, यानी हवाई मार्ग से एयर ड्रॉप किया गया है। तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई एजेंसियां और हमारे वीर जवान, चाहे वो नौसेना के हो, थल सेना के हों, वायु सेना के हों, सभी की जाबाजी को हम सलाम करते हैं। और इस जज्बे को देखिए, ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, राहत बचाव की सामग्री जनता तक वहां पहुंचाते हैं जहां उनको जरूरत होती है। और इसीलिए सुदर्शन न्यूज हमेशा देश के नौजवानों को सलाम करता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आऊंगा और ऐसे ही नए मुद्दों को लेकर आपके लिए लाऊंगा। आज्ञा दीजिए मुझे, यानी शिवम दत्त मेहता को, और मेरी पूरी एडिटोरियल प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।